अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो मेन फोकस रखेंगे वो है पोस्ट कॉलोनियल का। तो पोस्ट कॉलोनियल में बड़ा ही इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन किया जाता है कि पोस्ट कॉलोनियल आपको दो किस्म के मिलेंगे लिटरेचर के अंदर, एक हाइफन के साथ होगा और एक होगा हाइफन के बग़ैर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये इनका मतलब क्या है और ये किस टाइम पीरियड को शो कराते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जो थ्योरिस्ट हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट, उनके बारे में भी हम ज़रा सिर्फ नाम ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल को हम डिस्कस करते हैं। एक आपको पोस्ट कॉलोनियल मिलेगा जिसमें हाइफन है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पोस्ट कॉलोनियल और इनके दरमियान में हाइफन है और दूसरे के दरमियान स्पेस भी नहीं है और हाइफन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहला है हाइफन वाला, ये शो कराता है उस पीरियड को, उस वक्त को जो कि कॉलोनियलिज़म के बाद आता है। यानी मिसाल के तौर पे हम इधर इंडिया की ही मिसाल ले लें, पाकिस्तान और इंडिया की। यानी जब अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त जब वो 1947 में जब वो सब कॉन्टिनेंट छोड़ के गए, तो असल में वही वक्त जो है उसी को ही हम पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं। ये जो हाइफन डाला हुआ है इसी को ही पोस्ट कॉलोनियल, यानी वो वक्त जब कॉलोनियलिज़म ख़त्म होती है और उसके बाद का जो वक्त शुरू होता है इसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जब हाइफन आ जाए तो आपने कॉलोनियलिज़म के बाद के वक्त का ज़िक्र करना है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसमें हाइफन मौजूद नहीं है। तो ये वो वक्त होता है, ये उस वक्त को सिग्नल कर रहा होता है जब कॉलोनियलिज़म के अंदर, ठीक है हम मानते हैं कॉलोनियलिज़म चली गई है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका जो असर है वो एक ख़ास वक्त तक मौजूद रहता है, एक जियोग्राफिकली पूरे इलाके के ऊपर या इलाके की कोई ख़ास जगह के ऊपर। यानी मैं आपको इस तरीके से मिसाल दूं कि जिस तरीके से पोस्ट कॉलोनियल, जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब अंग्रेज़ छोड़ के गए तो उनका जो निज़ाम बनाया हुआ था, तो उसका जो इम्पैक्ट था, उसका जो असर था वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा। इवन के कुछ तो अभी तक ही चल रहा है। यानी उन्होंने जो तालीम का निज़ाम था वो जो उन्होंने अपनाया हुआ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो कई सालों तक वो चलता रहा। उस निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली भी नहीं लाई गई। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दे दूं कि जो हम 100 में से 33 नंबर लेकर पास करते हैं एक स्टूडेंट को, तो असल में ये जो इंग्लैंड में था, जो कि मुख्तलिफ़ किताबों में जो कंसेप्ट आया है वो ये है कि इंग्लैंड के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लायक उनको समझा जाता था, क्योंकि उनके जहनों में यही बात बिठा दी जाती थी जब वो बड़े हो रहे होते थे कि आप तो पैदा ही हुए हैं दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए। तो उस वक्त जब ब्रिटिश राज अपने अरूज पे था तो उस टाइम बच्चों को यही बताया जाता था कि आप तो पैदा ही हुए हैं दुनिया पर राज करने के लिए। तो उनके लिए, क्योंकि वो लायक स्टूडेंट्स, उनको समझा जाता था, उनकी जहनों में इस तरह की बातें बिठाई जाती थी, उनको 100 में से 66 नंबर यानी 66 नंबर पासिंग उनके मार्क्स हुआ करते थे। लेकिन जब वही तालीम जब इधर सब कॉन्टिनेंट में आई तो उन्होंने उस 66 को कट करके उसका हाफ करके 33 कर दिया। यानी जो 100 में से जो 33 मार्क्स लेगा वो पास होगा। तो वही कंसेप्ट जो था जो चलता आया, जो यही बात किताबों में भी मौजूद है कि उन्होंने हाफ कर दिए नंबर्स, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये काफ़ी बैकवर्ड हैं और ये शायद इतनी तालीम को हासिल जल्दी ना कर सकें जितना कि हमारे जो अंग्रेज़ों के बच्चे हैं वो करते हैं। तो ये कंसेप्ट चलता आया। अब बाद में आप ये देखें कि अभी तक यही निज़ाम चल रहा है कि 100 में से जो 33 नंबर लेगा वो पास होगा। तो इसी को ही हम पोस्ट कॉलोनियल की एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो असर जो था पोस्ट कॉलोनियल में वो मौजूद होता है कॉलोनियलिज़म दौर का। अब हम
पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवर्ड सैड हैं, सलमान रुश्दी हैं, चिनवा अशीबी हैं। एडवर्ड सैड ने कल्चर इंपीरियलिज्म की किताब लिखी है। चिनवा अशीबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट के ज़रिए पोस्ट कॉलोनियल का कंसेप्ट सामने लाया है।